ओके जी, तो अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं। हमारे पास दो बड़ी एडजस्टमेंट्स हैं जिनका इफ़ेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के ऊपर बहुत हैवी किस्म का पड़ता है। और पूरे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में ये दो एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपके पास इंटर ग्रुप गुड्स सोल्ड, याद है? पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा, सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा। इसका हमने इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे तो देख लिया था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो अगर सब्सिडी पेरेंट को बेचेगी तो वर्किंग 2 में से माइनस करेंगे, और अगर पेरेंट सब्सिडी को बेचेगा तो वर्किंग 5 यानी कि ग्रुप रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो हमें समझ में आ गया, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक या आपका करंट एसेट्स हैं उनको उनमें से भी हम लेस करवाते हैं। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट हमने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर एनसीआई के साथ ट्रांजैक्शन हो तो फिर वो भी इंटरग्रुप कहलाएगी। एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना बेटा, वो इंटर ग्रुप तो नहीं होगा। ग्रुप तो वो होता है जिसमें सब्सिडी और पेरेंट हो। एनसीआई हमारा नहीं है, वो भी हम आगे चलकर देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के इसमें 2-3 चीज़ों में ये इसका इफ़ेक्ट जाएगा, 2 चीज़ों में ख़ास करके जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू या सेल्स में जाएगा। सेल्स में कौन सी अमाउंट आपने ऐड तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने ही किसी एक पार्ट को, एक चीज़ अपनी बेच रहे हैं। तो अब एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल देना वो कोई अक्लमंदी नहीं है, आप उसको अपनी सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितनी भी मैंने सेल की होगी टोटल सेल, उसमें से मैं क्या करवा दूंगा, माइनस करवा दूंगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गुड्स सोल्ड विद इन ग्रुप। देखिए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैं किसके ऊपर निकाला करता था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैं निकाला करता था जो गुड्स मैंने अपने ग्रुप में सेल की है और उसके ऊपर जो मेरे कंट्रोल में है, यानी कि जो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में भी आ रही है। जो मैंने बेच दी थी उसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था। याद है ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें कुछ चीज़ें उसने बेच दी इतने की उसने सेल की थी। मेरे ख्याल क्वेश्चन अगर कल वाला मौजूद हो तो उसमें गालबन कुछ इस तरह की चीज़ थी कि किधर गया, इधर इसमें था एक क्वेश्चन, वही कल वाला क्वेश्चन है जी, कि वाईएल ने बीएल को 120 मिलियन की सेल की है, उसमें से 20 मिलियन का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, तो हमने 20 मिलियन का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाला था। ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो अभी हम उसको देखते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जितनी भी सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से टोटल सेल यानी कि इसमें से 120 मिलियन ही माइनस होगा, ठीक है, सारी की सारी सेल। उसके बाद आ जाती है बारी कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ सेल की। सर मतलब सारी की सारी सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक? नहीं, रेवेन्यू में से सारी, क्योंकि रेवेन्यू में क्या चीज़ शामिल है? रेवेन्यू में क्या कुछ शामिल है? सेल शामिल है ना, जितनी की आपने चीज़ें बेची वो सारा कुछ रेवेन्यू में शामिल है। तो हम कहते हैं जी अगर इंट्रा ग्रुप है तो जितनी भी चीज़ें बेची हैं वो हमारे रेवेन्यू में आ रही होंगी। सब्सिडरी अपने रेवेन्यू में लिख रही होगी, पेरेंट अपने रेवेन्यू में लिख रही होगी कि जी मैंने सब्सिडरी को इतनी बेच दी है, सब्सिडरी अपने रेवेन्यू में लिख रही होगी जनाब मैंने पेरेंट को इतनी बेच दी है, ठीक है। तो हम सेल्स में से वो जो इंट्रा ग्रुप जो सेल है उसको हम लोग माइनस करेंगे कि ये जनाब हमारी जो गुड्स सोल्ड विद इन ग्रुप, जितनी भी हमने चीज़ें बेची हैं वो सारी की सारी। अच्छा, अब रह जाती है बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब जारी बात है कि हमने जो चीज़ें बेची हैं, जो रेवेन्यू में से हमने एक्सक्लूड की हैं, वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी एक्सक्लूड करनी है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि रेवेन्यू में रेवेन्यू आ रहा होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम चीज़ें लेके जाएंगे कॉस्ट पे। रेवेन्यू में क्या आ रहा होगा? रेवेन्यू, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आ रहा होगा? कॉस्ट, यानी कि जिन चीज़ों को हमने बेचा है। तो ये कॉस्ट जितना भी आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से हमने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
विद इन ग्रुप। अगर तो गुड्स की कॉस्ट बताई है उसने कि जनाब इतनी की कॉस्ट थी इसकी, उसके बाद इसके ऊपर प्रॉफिट लगा रही है हुआ, तो फिर तो मसला नहीं है, ठीक है। जो कि ओनली 2 to 3% चांसेस होते हैं कि वो कॉस्ट आपको दे दे, अदरवाइज़ वो आपको हमेशा रेवेन्यू की अमाउंट ही बताता है कि जनाब इतने की चीज़ें फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को बेचनी। तो इसमें एक सिंपल सा तरीक़ेकार है, आप उसको ये कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो भी आपके पास होगा उसमें से माइनस करवा दीजिए रेवेन्यू विद इन ग्रुप और प्लस कर दीजिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू जब माइनस हो जाएगा सारे का सारा, उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कौन सी होगी? कॉस्ट की होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट, तो ये हमने एक टर्म पढ़ी थी बचपन में, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो ये आपको रेवेन्यू भी गिवन है, ये आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी गिवन है, आपने कॉस्ट की तरफ आना है। तो कॉस्ट किसके बराबर होगी? कॉस्ट बराबर होगी रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास कॉस्ट निकल आएगा। क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम सिर्फ कॉस्ट पे लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हम नेगेटिव में लेके आ रहे हैं, तो जितना रेवेन्यू होगा इसमें से वो माइनस करवा देंगे और जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग ऐड अप कर देंगे। ओके सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे उन्होंने पिछले क्वेश्चन में दी थी परसेंटेज, लेकिन वो अमाउंट तो रेवेन्यू थी ना, अमाउंट ऑफ उतने की सेल्स की अमाउंट उसने बताई थी ना, कॉस्ट थोड़ी बताया था कि गुड कॉस्टिंग ऑफ ₹1 million वॉज सोल्ड टू। वो इसी वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमें उसने बताया था ये। देखिए उसने पिछले क्वेश्चन में बेटा सिर्फ अगर हम वो प्रॉफिट की ही सिर्फ अगर हम अमाउंट लेस करेंगे ना, तो उसमें जो कॉस्ट का वाला फैक्टर है वो नहीं आएगा ना। सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है ये सारी की सारी सेल्स का निकालेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक में चीज़ें पड़ी होंगी ना, ठीक है, उसमें से हम लोग उसको वो जो हमने निकाला है ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो हमारा बैलेंस शीट में जो हम लेके जा रहे थे उसी तरह का ये हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, तो ये एक दो बड़ी एडजस्टमेंट मैंने कहा चले मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। रही बात डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेट का मतलब क्या होता है कि रीवैल्यूड हो गया या फेयर वैल्यू उसकी बढ़ गई, तो हम लेटर पोस्ट एक्विजिशन में उसकी डेप्रिसिएशन लेके जाया करते हैं, ठीक है। अब पोस्ट एक्विजिशन में जो आपकी वर्किंग 2 है उसमें जब हम लोग डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं तो उस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे भी पड़ता है। कितना पड़ता है जी? वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है उसको ये चार्ज किया जाता है। वो जो लीगल जी जी सर वो वही अमाउंट होगी ना जो पोस्ट एक्विजिशन में हमें वही अमाउंट होगा। सर वो आपको क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद इन ग्रुप। जितनी आपकी हकीकत में ये आपने करना है ना, कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से माइनस करवाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद इन ग्रुप। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करवाओ रेवेन्यू विद इन ग्रुप और उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐड कर लो। अब ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं जो कल हमने प्लान किया था, रिवरा लिमिटेड वाला। इसमें कहते हैं जनाब द फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस पर्टेन टू रिवरा लिमिटेड, दिस इज पेज नंबर 658। सबको मिल गया? The following summarized trial balance pertain to Rivra Limited and its subsidiary Chenab Limited for the year end 31st December 2014। RL पेरेंट है, CL जो है वो आपके पास सब्सिडरी है। सेल्स की बात करते हैं, सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्ज है, टैक्स एक्सपेंस है, शेयर कैपिटल गिवन है जनाब दोनों का 350 रिवरा का और 200 जो है वो चनाब लिमिटेड का। उसके बाद जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटेन अर्निंग ओपनिंग की गिवन है 1 जनवरी 2014 की, ठीक है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास नहीं है, हमें इस साल का प्रॉफिट भी उसने नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट हम खुद से निकालेंगे। ये जो उसने गिवन है, क्या परेशानी है बेटा, क्या देख रहे हो इधर? क्वेश्चन की तरफ गौर करें ज़रा प्लीज़। देखिए बेटा उसने आपको सारा कुछ बता के दे दिया, उसने आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया,
तो रिटेन अर्निंग में आपको पता है कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग उसमें फॉर द ईयर वाला प्रॉफिट ऐड होता है, अगर कोई डिविडेंड वगैरह आपने पे करना था वो लेस हो जाता है, और फिर आपके पास वो क्लोजिंग या एट आफ्टर एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, और दोनों को ऐड करके आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट पे जो रिटेन अर्निंग होती है वो आ जाती है। एनीवेज, इसके बाद कहता है जनाब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने बता दिया आरएल का, सीएल का, और करंट एसेट्स उसने बता दिए, इन्वेस्टमेंट इन सीएल की उसने बात बता दी, 1.6 मिलियन शेयर जो हैं वो सीएल के उसने परचेज़ किए हैं फॉर 250 मिलियन, और करंट लाइबिलिटीज़ जनाब 35 और 44। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाब अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर आरएल एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सीएल ऑन 1 जनवरी 2014 ऑन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ सीएल्स नेट एसेट वाज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग हुज वैल्यू फेयर वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 18 मिलियन। मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई, इसका दो इफेक्ट जाएंगे, किधर किधर, एक तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और दूसरा हमारे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर, ठीक है। और तीसरा इसका इम्पैक्ट ये भी हम वर्किंग में भी लेके जाएंगे, वर्किंग 2 के अंदर, ओके, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के नाम से। अच्छा जी, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन द एक्विजिशन डेट वाज 15 ईयर्स, ओके। फिर कहता है जी इंटर कंपनी सेल्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब इसमें मार्जिन की बात कर रहा है जनाब, 20% की इसमें बात कर रहा है कि 20% इसमें कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट है 20%। डिटेल्स ऑफ द इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 आर एज फॉलोज। आरएल यानी कि पेरेंट ने क्या किया है, गुड्स बेची हैं कितने की, 60 मिलियन की, किसको, सब्सिडरी को। एट ईयर एंड इन्वेंट्री ऑफ सीएल इंक्लूड्स 9.6 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। गॉट इट। सेल टोटल कितने की 60 मिलियन की, ठीक है। अब ये 60 मिलियन किधर से माइनस होगा, जाके सेल्स में से माइनस होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ये 60 मिलियन माइनस करवाएंगे, और उसमें 20% उसने कहा जी प्रॉफिट रखता है, और 9.6 मिलियन का जो है वो उसके पास गुड रिमेनिंग है, तो उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट एक तो यहाँ पे एडअप हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसका इफेक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, करंट एसेट्स को ये कम कर देगा, ओके, अनरियलाइज प्रॉफिट, और तीसरा ये हमारी वर्किंग में जाएगा। सब्सिडी के प्रॉफिट को करता है, वर्किंग 2 में जाएगा ना, ये नहीं, ये पेरेंट ने बेचा है ना, तो वर्किंग 5 में जाएगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाके एक तो वहाँ से माइनस होगा, और आपके करंट एसेट्स को भी कम कर देगा। मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ कि करंट एसेट्स में आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा होगा ना, तो उसमें से भी वो माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, सीएल सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 48 मिलियन टू आरएल एट ईयर एंडेड। इन्वेंट्री ऑफ आरएल इंक्लूड्स 16.80 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। ले जनाब, सेम केस होगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, वहाँ पे ग्रुप रिटेन अर्निंग में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो रहा था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके वर्किंग 2 में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद कहता है जी देयर वर नो इंटर कंपनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, मतलब किसी किस्म का लेन देन नहीं था, अगर होता तो वो हमने ख़त्म कर देना था। आरएल वैल्यूज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सीएल्स आइडेंटिफाइडेबल नेट एसेट्स। जनाब लें जी, उसने बता दिया कि किसके ऊपर किया गया है, इसको प्रोपोर्शनेट पे इसको वैल्यू किया गया है, इसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू नहीं किया। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर डेट जो गुडविल का, एक तो गुडविल का फ़र्क पड़ेगा, दूसरा कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ेगा। जब आपने गुडविल निकालनी है तो उसमें आपने, हाँ जी, और एनसीए को निकालनी, एनसी इम्पेयरमेंट बेटा एनसीए को चार्ज नहीं करेंगे। जब आप गुडविल निकालेंगे, गुडविल के लिए आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, जितनी पुत्र, बात मैं कोई और कर रहा हूँ, बात मैं ये कर रहा हूँ कि गुडविल निकालते हुए आपका पहले अगर फेयर वैल्यू भी होता था तो हम शेयर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट प्रिवेलिंग मल्टीप्लाइड बाय आपका जो परसेंटेज था एनसीए का, ये करते थे। अब गुडविल निकालते हुए आप जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका हम परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल सा जो मेथड है। एनीवेज, अच्छा जी, इसके बाद फिर भाई साहब आगे कहते हैं जी एज एट 31 दिसंबर 2014 गुडविल ऑफ सीएल वाज इम्पेयर्ड बाय 10%। लेकिन आप इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 10% का, अगर गुडविल निकलती है तो उस पर 10% इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, और वो सारे का सारा किसको चार्ज होगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग को चार्ज होगा, और ये गुडविल का हमारा एक्सपेंस भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? गुडविल का हमारा एक्सपेंस बनेगा, इम्पेयरमेंट लॉस सर इनकम स्टेटमेंट में जा सकते हैं, एडमिन वगैरह कर देता है इस तरह
इम्पेयरमेंट लॉस सर ग्रुप रिजर्व्स में से माइनस होगी इम्पेयरमेंट। वो तो माइनस होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, इसमें कोई जाएगा? एडमिन को बढ़ाएगा और कुछ नहीं। हाँ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलें बताते हैं आपको, देखते हैं जी। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है जनाब दो चीज़ें हैं। एक तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2014, इग्नोर टैक्स इफेक्ट ऑन द एडजस्टमेंट। कहता है जी आपने एडजस्टमेंट के ऊपर जो टैक्स इफेक्ट है आप उसको टोटली इसको इग्नोर करें, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमने कहा जी ठीक है कर देते हैं इग्नोर। बहरहाल देखिए जी, तो सबसे पहले उसने कहा जी आपने क्या बनाना है, आपने सबसे पहले बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। देखिए बेटा, आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम और बैलेंस शीट, तो इट्स रियली बेटर कि आप सबसे पहले अपनी वर्किंग कर लें। ठीक है, वो 5 वर्किंग्स जो हमने देखी थी वो आपको करनी पड़ेंगी। 5 वर्किंग्स हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे अपने अमाउंट्स की तरफ चलेंगे। ओके, तो 5 वर्किंग फटाफट हम करते हैं। सबसे पहले हमारी वर्किंग क्या है जी? ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के नाम से है जी। ग्रुप स्ट्रक्चर में हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी का नाम, चुनाव लिमिटेड, सब्सिडरी में पेरेंट्स का शेयर, हाँ जी कितने परसेंट बनेगा? देखिए उसने कहा जी 1.6 मिलियन शेयर्स, और उसके शेयर्स हैं कितने? 2 हैं। तो 1.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 0.8 या 80%। तो NCI कितना होगा जी आपके पास? 20%। और जो NCI की रिकॉर्डिंग है वो किस पे है? प्रोपोर्शनेट। चलिए इनिशियली आपको बता देता हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, जब आप उसको अपना लिखते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो जैसे डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, इम्पेयरमेंट लॉस भी आपका एक्सपेंस होता है। उसको हम लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने इस फाइनेंशियल पोजीशन में तो शो करना है, वर्किंग में भी शो करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी पड़ता है कि वो आपका जैसे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है उसी तरह से आपके पास ये वाला भी इम्पेयरमेंट लॉस का भी एक्सपेंस होता है। एनीवेज देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब आपके पास आ गई वर्किंग 2। वर्किंग 2 का नाम क्या था? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। इसमें हम 3 कॉलम बनाया करते थे। हम कहते थे जनाब एट एक्विजिशन, उसके बाद हम लोग कहा करते थे पोस्ट एक्विजिशन, और उसके बाद हम कहा करते थे फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग उसने खुद ही बताई है कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास कितनी है? 36 की। शेयर कैपिटल भी लिख देते हैं। शेयर कैपिटल कितना है जी? सर ये कभी भी चेंज नहीं होगा? नहीं, ये नहीं चेंज होता। तो फाइनेंशियल पोजीशन पे भी 200 रहेगा। अगर इसको चेंज करना होता है तो उसके लिए बाकायदा पहले मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाने के बाद उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल को आप इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो आपको ये टेस्ट नहीं करता यहाँ पे। रिटेन अर्निंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्विजिशन पे उसने खुद ही हमें बताया हुआ 36, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन पे भी गिवन नहीं है और पोस्ट एक्विजिशन पे भी गिवन नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर पोस्ट एक्विजिशन में गिवन नहीं है तो आपको या तो वो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि प्रॉफिट के बारे में बता देगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, या फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देगा जैसे उसने इस दफ़ा आपको दी है कि यहाँ पे उसने बताया हुआ प्रॉपरली आपका रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस चार्ज, टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारा कुछ। लेकिन उसने सिर्फ कैलकुलेशन ही की, तो आपने सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो प्लीज़ इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लीजिए। 320 मिलियन का रेवेन्यू है, इसमें से बाकी कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन
जी कितना 33 आर यू श्योर? एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। 320 में से आपने माइनस करवाना है कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आपने माइनस इसमें से करवाना है आपके एक्सपेंसेस। टैक्स भी माइनस होगा, फाइनेंस चार्ज भी होगा, मतलब जैसे आप नेट प्रॉफिट आपने निकालना है, दैट्स इट। क्या हो गया भाई? 18 आ गया जनाब आपके पास ये, और 18 से आपने दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 18 54। ये फाइनेंशियल पोजीशन पे ये आपके पास रिटेनिंग इस तरह से शो हो रही होगी। अच्छा जी, इसके बाद उसने हमें बताया कि बाकी तमाम चीज़ें तो फेयर वैल्यू पे थी, लेकिन एक जो है वो ऑफिस की बिल्डिंग, वो उसकी फेयर वैल्यू एक्सीड कर गई है 18 मिलियन से। ऐसे ही है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम लोग बात करेंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 18 मिलियन हमारा जनाब बिल्डिंग का इंक्रीज़ कर जाएगा, और इसी के ऊपर पोस्ट एक्विजिशन में पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी आएगी, क्योंकि 1 साल का टाइम है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? उसने कहा जनाब रिमेनिंग लाइफ उसके 15 साल थी, तो 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1. ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा हमारा, और डिफरेंस किधर जाएगा? 16.8 ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में जाके ऐड होगा। ये हमारी डेप्रिसिएशन किधर माइनस होगी? एडमिन एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर माइनस होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे फरमाता है भाई साहब कि सब्सिडरी ने चीज़ें भी बेची हैं। सब्सिडरी ने कितने की चीज़ें बेची हैं जी? उसने कहा कि जनाब सब्सिडरी ने तकरीबन 48 की चीज़ें बेची हैं, और उसमें से जो उनके पास चीज़ें, उसके पास जो चीज़ें पड़ी हैं वो 16.8 की चीज़ें क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई हैं। तो 16.8 का जो अनरियलाइज प्रॉफिट बनेगा उसको हम यहाँ से माइनस करवाएंगे। ये 20% कॉस्ट प्लस 20% है, तो 120 पे ये आ रहा होगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 20 के साथ, या 1.2। ठीक है जी, तो कितना आएगा जी? 2.8। ये भी हम लोग माइनस करवाएंगे, और यहाँ से भी 2.8 माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जनाब और कुछ इम्पेयरमेंट वगैरह तो सारी के सारी वैसे तो आती भी नहीं है, गुडविल के बाद निकलती है सारा कुछ। तो जनाब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो बताइए ज़रा बैलेंसेस। 254 एट एक्विजिशन जी, और 14 पोस्ट एक्विजिशन, दोनों को ऐड कर लीजिए 268। ठीक है, तो ये बैलेंस पे 268 ही आपके पास आना चाहिए। क्या हो गया यार? फटाफट कीजिए बेटा, टाइम बहुत कम है। ओके, वर्किंग 3 है हमारे पास इसके बाद, और वर्किंग 3 हमें क्या बताती है? वर्किंग 3 हमें बताती है कि भाई गुडविल, गुडविल के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कितना, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो पेरेंट ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसने खुद ही आपको बताया हुआ था। पेरेंट ने तकरीबन 250 मिलियन की, ठीक है, 250 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है। इसके बाद आपके पास एनसीए की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एनसीए की इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? जितना उसके शेयर कैपिटल था, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका 20% जी एक्विजिशन डेट पे, उसका जितना भी एक्विजिशन डेट पे जो था, एनीवेज 254 मल्टीप्लाइड बाय उसका 20% था, 20% था ना? हाँ जी, तो कितना पैसे आए इसके पास? 50.8 जनाब, ये प्रोपोर्शनेट बेस पे था। और अगर ये होता आपके पास फेयर वैल्यू पे, तो जितना इसका शेयर्स होने थे उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था रेट के साथ, और मल्टीप्लाइड बाय उसका जो शेयर था। एनीवेज जी, टोटल आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई? 300.8 की इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई। इसमें से हम लोग लेस करेंगे किस चीज़ को? नेट एसेट एट एक्विजिशन को, वो है जी 254, 46.8, तो 46 पॉइंट ये आ गई गुडविल।
और इसमें से हम लोग लेस करवाएंगे इम्पेयरमेंट 10%, 4.68 माइनस करवाने के बाद मुझे बताइए गुडविल कितनी आई? 42.12 जनाब, ये गुडविल है, ये हमारा जाएगी एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी, ठीक है, और इसका जो इम्पेयरमेंट है वो सारे का सारा किसको चार्ज होगा? कंप्रीहेंसिव इनकम के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में, और सारे का सारा वैसे भी किधर चार्ज होगा? आपके वर्किंग 5 में, ग्रुप रिटेन अर्निंग में। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा है आपके पास, चौथी वर्किंग है जी एनसीआई के, मैं इसके नीचे ही बना रहा हूँ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। अब एनसीआई के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हम यहाँ पे एनसीआई कंसीडर करेंगे वही हम लोग नीचे एनसीआई इन्वेस्टमेंट के नाम से कंसीडर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जनाब कितने की है? 50.8 की हमने की है। पोस्ट एक्विजिशन शेयर उसका कितना है जी? पोस्ट एक्विजिशन शेयर जनाब उसका 2.8, 53.6। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 तो 2.8 जी, कितना हो गया? 53.6। लें जी, हमारे पास ये भी आ गया एनसीआई। वर्किंग नंबर 5 हमारे पास जो लास्ट वर्किंग होती है वो किस चीज़ की है? ग्रुप रिटेन अर्निंग की है, वो भी यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। ग्रुप रिटेन अर्निंग में आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास जो पेरेंट का जो रिटेन अर्निंग है वही हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। जी कितनी है जी पेरेंट की? ओपनिंग ग्रुप रिटेन अर्निंग गिवन है 50 है। इसके बाद हमने ऐड या लेस कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल पोजीशन पे जो हमारा रिटेन अर्निंग है हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन पे जाने के लिए ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट ऑफ द ईयर हम लोग दोनों ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ओपनिंग था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी, इसमें हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे। दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, इसमें डरने वाली क्या बात है। आपका रेवेन्यू कितना है जी? 285। वेरी गुड। अच्छा, इसको कहते हैं क्लैरिकल एरर, और ये अक्सर बल्कि ये मिस स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसका क्या इफेक्ट है। फिर जब ऑडिटर आपको कहेगा ना कि मैडम आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपको ये पता नहीं चला। अच्छा जी, कितना है? 28। तो अब हमारे पास जो रिटेन अर्निंग है, जो फाइनेंशियल पोजीशन पे डेट पे जो रिटेन अर्निंग थी वो हमारे पास आएगी 78। अब इसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है। कितनी कितनी एडजस्टमेंट हम लोगों ने करनी है जी? एक तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हम लोगों ने बात करनी है। दूसरा हमने क्या किया जी, हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस सारे का सारा चला गया। और तीसरा हमारे पास जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक तो लेस करते हैं जी। कितनी गुड्स? 60 मिलियन की हमने टोटल बेची हैं, आई थिंक 60 मिलियन की बेची है ना, और इसमें से 9.6 रिमेनिंग है, और इसको हम 9.6 को डिवाइड कराएंगे 120 से और मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देंगे जी, 1.6 जनाब, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस है वो सारे का सारा माइनस होगा 4.68, और उसके बाद जनाब आपके पास पोस्ट एक्विजिशन शेयर है 11.2, और वो कितना है जी? 14 का 80%, 11.2 जी बेटा। तो फाइनल ज़रा मुझे बता दीजिए ग्रुप रिटेन अर्निंग। ये इसको यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, इनको कंसीडर करना सिर्फ आपने। जी बताओ तो, हाँ बताओ तो, कोई बात नहीं। 82.92, हाँ जी, सबका यही है। हाँ जी भाई, ओके जी। अपने ऑडिटर ने कुछ नाम थोड़ी तकलीफ कर दे बेचारा।
वो